बाढ़ में रेल की पटरी पर 100 लोगों का बिस्तर। माँ जी देख रही हो, आज पेड़ से नाली में ब्लॉकेज हो गया है, घर में पानी भर रहा है। ये रोज रोज की बारिश ने दिमाग खराब कर दिया है। बहू, अब तो नाली साफ करनी पड़ेगी। घर में कोई है भी नहीं कि किसी को बोल दूं। भाभी, मुझे तो कहना भी मत, आप नाली साफ करके नहा लो। नाली ब्लॉकेज के कारण ढेर सारा पानी घर में जमा था। बहू जाकर लकड़ी से नाली साफ करने लगती है। ये नगर निगम वालों के काम का ठेका भी हमें लेना पड़ रहा है। माधुरी बड़ी परेशानी में बारिश में भीगते हुए नाली को साफ करती है। तेज बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां बार बार हिल रही थी। मिताली अपनी छोटी सी रसोई में पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी तेज हवा के साथ खिड़की खुल जाती है और बारिश का पानी सीधे रसोई के अंदर आने लगता है। अरे बाप रे, अभी तो मैंने पूरा फर्श साफ किया था। ये खिड़की भी आज ही टूटने को तैयार है क्या? मिताली दौड़कर खिड़की बंद करती है, लेकिन तेज हवा उसे फिर से खोल देती है। पानी आटे के डिब्बे तक पहुंचने लगा था। गैस के पास भी पानी जमा होने लगा था। वो जल्दी जल्दी कपड़े से पानी पोंछती और फिर सब्जी चलाने लगती। हे भगवान, एक तरफ दाल जल रही है, दूसरी तरफ पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर मैं अकेले कितने काम करूं? तभी नंदन बाहर से भीगते हुए रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मिताली, खाना बनाने में ही तुम्हें इतनी आफत आ रही है? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? आओ, तुम ही आकर बारिश में खाना बनाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या आफत है। 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि रसोई संभालो या पानी निकालो या खाना बनाओ। अच्छा, मुझे तो लगा बस थोड़ा पानी आया होगा। थोड़ा नहीं, हर 5 मिनट में पूरा फर्श भर जाता है। अगर मैं पानी साफ न करूँ तो चूल्हे तक पानी पहुँच जाएगा। आज पूरे दिन बस यही कर रही हूँ। माफ करना मिताली, मैं अभी बाल्टी लेकर आता हूँ। आज खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। बस इतना साथ देते रहना, तब सारी परेशानी छोटी लगेगी। दोनों मिलकर रसोई का पानी साफ करने लगते हैं। कुछ दिन बीत गए। बारिश लगातार पहले से भी तेज होने लगी। मोहल्ले के तीसरे घर में कविता सुबह से घर के सारे काम निपटा रही थी। तभी नीरज पूरी तरह भीगकर घर पहुंचा। कविता, बाहर तो हाल बहुत खराब है। सड़क दिख ही नहीं रही, घुटनों तक पानी भर गया है। बाजार की आधी दुकानें भी बंद हैं। हे भगवान, इतना पानी! लगता है इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। तभी अंदर से सुगंधा धीरे धीरे चलकर बाहर आती है। बेटा, आज तो मुझे दवा लेने जाना था। 2 दिन से दवा खत्म हो गई है, अब कैसे जाऊंगी? मैं भी सोच रहा था कि लेकर आऊं, लेकिन बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। तभी नीरज जल्दी से छाता उठाता है। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी मेडिकल जाकर दवा लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, बाहर मत जा, पानी बहुत ज्यादा है। अगर आपकी दवा नहीं आई तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं संभल कर जाऊंगा। नीरज बारिश में निकल गया। तेज हवा, घुटनों तक पानी और फिसलन भरे रास्तों को पार करते हुए वो मेडिकल पहुंचा। काफी देर बाद वो पूरी तरह भीगा हुआ वापस लौटा। मम्मी, अभी इसी से काम चला लो, बाहर बहुत बारिश है। पूरे गांव में घुटनों तक पानी भर गया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, अपने लिए भी थोड़ा सोच लिया करो। पूरा गांव अब पानी से भरने लगा था। हर घर में लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे थे। उधर मोहल्ले के पहले घर में तन्वी रोज की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। रागिनी, महेश, कांति, भावेश के बच्चे भी वहीं पढ़ने आए हुए थे। बच्चों, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो, आज हम गणित के सवाल करेंगे। तभी बाहर बारिश अचानक और तेज हो गई। कुछ ही मिनटों में गली पूरी तरह से पानी से भर गई। बच्चों ने खिड़की से बाहर देखा तो डर गए। दीदी, बाहर तो बहुत सारा पानी भर गया है, मुझे मम्मी के पास जाना है। कोई भी बच्चा नहीं रोएगा जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आते। तुम सब मेरे साथ सुरक्षित हो। तन्वी ने जल्दी से घर का सबसे ऊंचा बेड खाली कराया और सभी बच्चों को उस पर बैठा दिया। नीचे पूरा कमरा पानी से भर चुका था। देखो, अब कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। मैं सबके लिए पानी और बिस्कुट लेकर आती हूँ, और घबराना बिल्कुल भी नहीं। तन्वी सब बच्चों को शांत करवाती है और समझा के बड़े प्यार से कहती है। धीरे धीरे बच्चों के माता पिता आने लगे और अपने बच्चों को लेकर जाने लगे। लेकिन भवेश और जगन के बच्चे वहीं फंस गए, क्योंकि उनके घर तक पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। भैया, इन बच्चों को ऐसे भेजना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, सही कह रही हो। रंजीत ने एक बड़ा ट्रैक्टर वाला टायर निकाला। बच्चों को इसके ऊपर बैठाया ताकि पानी में सुरक्षित ले जाया जा सके। डरना मत, मैं धीरे धीरे लेकर चलूंगा। रंजीत दोनों बच्चों को टायर पर बिठाकर ढेर सारे पानी में बड़ी मेहनत से ले जाता है। कुछ देर बाद बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। रंजीत भाई, आज आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर बच्चे यहाँ तक सुरक्षित नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, पूरे मोहल्ले के बच्चे हमारे अपने ही तो हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। घर के बाहर लगातार पानी बढ़ रहा था। नीरज और धर्मेंद्र दरवाजे पर खड़े होकर बाहर का हाल देख रहे थे। पिताजी, सुनने में आ रहा है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।
हाँ बेटा, गांव के लोग भी यही कह रहे हैं। अगर सच में बाढ़ आ गई तो हाल बहुत खराब हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? बेटा, अभी से डरने से कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उधर माधुरी और कविता भी घर के बाहर खड़ी होकर बारिश देख रही थी। माधुरी, अगर सच में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? इसलिए तो पहले से ही तैयारी कर रही हूँ। मौका मिलते ही गेहूँ, चावल, पोहा और दाल धूप में सुखा लेती हूँ। तू भी ना पागल है, इतनी सी बारिश में कौन सी बाढ़ आती है? अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हुआ तो कम से कम खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद पहली बार धूप निकली। माधुरी ने बिना समय गंवाए घर का सारा अनाज बाहर निकाल दिया। आज मौका मिला है, जितना सुखा सकती हूँ उतना सुखा लेती हूँ। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर हंसने लगी। अरे देखो, रंजीत की दुल्हन तो सच में पागल हो गई है। इतना गेहूँ चावल सुखाकर क्या होगा? बाढ़ आएगी तो सब फिर से भीग जाएगा। रहने दे माधुरी, बेकार की मेहनत कर रही है। कोई बात नहीं, मेरा मन था इसलिए कर रही हूँ। धूप निकली तो उसका फायदा उठा लेती हूँ। अरे देख लेना, कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। हर दिन लोगों के घरों में पानी भर जाता। सुबह उठते ही सबसे पहला काम पानी बाहर निकालना और फिर पूरे घर में पोछा लगाना बन गया। मिताली, माधुरी, कविता और भरमती दिन भर घर संभालते संभालते थक जाती। रात तक उनके हाथ पैर जवाब देने लगते। लगातार भीगने की वजह से अब लगभग हर घर की छत में सीलन आ चुकी थी। जगह जगह से पानी टपकने लगा। अरे बहू, देख तो सही, यहाँ भी पानी टपक रहा है और वहाँ भी। अब रात में आखिर सोएंगे कहाँ? माँ जी, मैं बाल्टी और बर्तन रख देती हूँ, कम से कम फर्श तो कम भीगेगा। पहले दिन भर पानी निकालो, फिर रात भर टपकती छत के नीचे जागो। ये कैसी मुसीबत आ गई है? उधर पूरे मोहल्ले में घरों में भी यही हाल था। कोई चारपाई इधर खिसका रहा था, कोई बिस्तर उधर। जहाँ छत कम टपकती, लोग वहीं रात गुजारने की कोशिश करते। नीरज, बच्चों को कहाँ से लाऊं? इधर भी पानी टपक रहा है और उधर भी। समझ नहीं आ रहा कविता, भगवान बस अब ये बारिश रोक दे। ऐसा लग रहा है जैसे ये बारिश हमारी परीक्षा ले रही है। भगवान, बस सबको सुरक्षित रखना, चाहे जितनी मुश्किल दे देना, लेकिन किसी का घर और परिवार मत उजड़ने देना। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। पूरे गांव में डर, चिंता और बेचैनी का माहौल था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये बारिश कितनी बड़ी आफत बनकर उनके सामने खड़ी होने वाली थी। अगले कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर सुबह गांव के कुछ लोग नदी के किनारे जाकर पानी का स्तर देखते। उन्होंने नदी के पास एक बड़ा सा खतरे का निशान बना रखा था, ताकि सभी को अंदाजा रहे कि पानी कितना बढ़ चुका है। लेकिन अब हर दिन नदी का पानी उस निशान को पार कर जाता। गाँव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। अरे भाई, कल तक पानी इस निशान से एक हाथ नीचे था और आज देखो पूरे 2 हाथ ऊपर निकल गया। अब मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैंने अपने जीवन में नदी को इतना उफान मारते कभी नहीं देखा। अगर यही हाल रहा तो गांव बचाना मुश्किल हो जाएगा। हर गली में पानी भर चुका है। बच्चों को बाहर निकालने में भी डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। धीरे धीरे पूरे गाँव में जगह जगह पानी भरने लगा। नालियाँ जाम हो चुकी थी। गलियाँ छोटी छोटी नदियों जैसी दिखने लगी हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। तभी सरकारी जीप गांव में पहुंची। लाउड स्पीकर पर लगातार घोषणा होने लगी। सभी ग्राम वासियों से अनुरोध है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गांव में तेज बाढ़ आने की संभावना है। कृपया अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। अपने खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जीप गाँव से आगे निकल गई, लेकिन घोषणा सुनकर पूरे गाँव में बेचैनी फैल गई। अरे वाह, हमें चेतावनी देकर चले गए। कोई ये भी बताए कि इतनी बारिश में राशन कहाँ से लाए? सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। यहाँ तो घर से निकलना मुश्किल है और ये कह रहे हैं कि खाने की व्यवस्था करो। बाजार तक जाने का रास्ता ही पानी में डूबा हुआ है। आखिर हम सामान कहाँ से लाएं? अगर यही हाल रहा तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? घर में जितना था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। घबराने से कुछ नहीं होगा। जितना घर में है उसे संभाल कर चलाना पड़ेगा। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान करे ये बारिश जल्दी रुक जाए। अब तो हर दिन डर के साए में ही बीत रहा है। ऐसे ही कई दिन निकल गए। सभी अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। सुबह बहुएं किसी तरह चूल्हा जलाती, खाना बनाती, परिवार को खिलाती और फिर पूरे दिन छत से टपकते पानी को पोंछती रहती। एक बाल्टी भरती तो दूसरी रखनी पड़ती। किसी के घर में बिस्तर भीग रहे थे तो किसी के घर में अनाज। लगता है अब जिंदगी बस पानी निकालने और पोछा लगाने में ही निकल जाएगी। दिन भर मेहनत करते करते शरीर जवाब दे गया है, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उधर नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सभी को डर था। कुछ गांव वाले नदी के बांध के पास खड़े होकर पानी का बहाव देख रहे थे। अरे देखो, बांध पूरा भर चुका है।
पानी ऊपर छलकने लगा है। अगर थोड़ा सा भी और बढ़ा तो बांध नहीं टिकेगा। भागो, जल्दी करो, गांव चलो, सबको खबर करो। तीनों जान बचाकर गांव की ओर भागे। सांस फूल चुकी थी। पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर लोगों को आवाज लगाने लगे, भागो सब लोग भागो, नदी का बांध टूटने वाला है, अपना जरूरी सामान बांध लो, किसी भी समय बाढ़ गांव में घुस सकती है। हाँ, देर मत करो, बच्चों को संभालो, जो जरूरी है वही लेकर निकलो। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई बच्चों को उठा रहा था, कोई अनाज की छोटी पोटली बांध रहा था, कोई जरूरी कागजात कपड़े में लपेटकर कमर में बांध रहा था। रंजीत जल्दी करो, गेहूं चावल और जरूरी कागजात मैं बांध चुकी हूँ, अब बच्चों को संभालो। सोनू का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, जो होगा साथ साथ होगा। नंदन, भगवान करे हम सब बच जाएं। डर मत, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धरती कांप उठी। नदी का बांध टूट चुका था। कुछ ही सेकंड में हजारों टन पानी राक्षस की तरह गांव की ओर दौड़ पड़ा। लोगों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गाय भैंसे बहने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, कच्चे मकान देखते ही देखते पानी में समाने लगे। सभी लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन पानी रुकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में वो छतों तक पहुंच गया। लोग पानी में बहने लगे। तभी पास ही एक टायर की दुकान भी तेज बहाव में टूट गई। दर्जनों बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रक के टायर पानी में तैरते हुए गांव की तरफ आने लगे। अरे सब लोग टायर पकड़ लो, इन्हीं के सहारे जान बच सकती है। पहले बच्चों और औरतों को टायर पर बैठाओ, कोई घबराएगा नहीं। बहुएं एक दूसरे की मदद करने लगी। माधुरी ने सोनू को एक बड़े टायर पर बैठाया। कविता ने श्वेता को सीने से लगाकर दूसरे टायर पर बैठा दिया। मिताली और भानुमति भी बुजुर्गों को संभालने लगी। बहू, मेरा हाथ मत छोड़ना। माँ जी, आखिरी सांस तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। पुरुष पानी में तैरते हुए टायरों को संभाल रहे थे। बहाव इतना तेज था कि कई बार सभी का संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं छोड़ रहा था। तभी नंदन ने दूर ऊंचाई पर नजर डाली। सुनो सब लोग, सबसे ऊंची जगह रेलवे की पटरी है, वो नदी के ऊपर बनी हुई है। वहाँ पानी पहुँचने में समय लगेगा। अगर किसी तरह वहाँ पहुँच गए तो जान बच सकती है। सब लोग एक ही दिशा में चलो, कोई अलग नहीं होगा। इसी बीच कई लोग तेज बहाव में दूर निकल गए। तब गांव वालों ने मिलकर एक मोटी रस्सी निकाली। रंजीत, नंदन, भवेश, महेश और जगन ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ लिया और दूसरा सिरा बाढ़ के पानी में फेंक दिया। जिसके भी हाथ में रस्सी आए कसकर पकड़ लेना, हम तुम्हें खींच लेंगे। जल्दी, एक आदमी रस्सी पकड़ चुका है, सब लोग मिलकर खींचो। धीरे धीरे एक एक करके लोग रस्सी पकड़कर बाहर आने लगे। किसी के हाथ छिल गए थे, किसी के पैरों में चोट थी, लेकिन सबकी आंखों में जिंदा बचने की उम्मीद थी। बहुएं अपने परिवारों को सुरक्षित देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हमारा गांव सब कुछ खत्म हो गया। सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ रहे हैं। अभी रोने का समय नहीं है, पहले सबको सुरक्षित जगह पहुंचाना जरूरी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद लगभग 100 गांव वाले रेलवे की ऊंची पटरी तक पहुंच गए। वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पूरा गांव डूब चुका था। लोग अपने भीगे हुए बिस्तर, कपड़े और छोटी मोटी पोटलियां लेकर रेलवे लाइन पर बैठ गए। हे राम, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना। यहाँ रेलवे की पटरी पर बैठना ठीक नहीं है, पता नहीं कब ट्रेन आ जाए। सभी की नजर बूढ़े काका की तरफ गई। वो वर्षों से उसी इलाके में रहते थे और रेलवे का पूरा समय जानते थे। बेटा, दिन में 4 बार ट्रेन आती जरूर है, लेकिन उसका समय कभी पक्का नहीं रहता, कभी जल्दी कभी देर। लेकिन इस समय हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरी सुरक्षित जगह भी नहीं है। बाढ़ के पानी में बहकर मरने से अच्छा है कि यहाँ बैठकर भगवान का नाम ले। अगर किस्मत में बचना होगा तो बच जाएंगे, और अगर मौत लिखी होगी तो पटरी पर भी आ जाएगी। बस भगवान इतना कर दे कि हमारे बच्चे को कुछ न हो। सभी लोग रेलवे की पटरी पर एक दूसरे से सटकर बैठ गए। छोटे छोटे बच्चों को बीच में लिटा दिया गया। औरतें भीगे हुए कपड़ों में कांप रही थी। पुरुष दूर तक नजरें गड़ाए किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, न कोई राहत दल आया, न कोई नाव दिखाई दी, न कोई हेलीकॉप्टर। बस चारों तरफ पानी और डूबा हुआ गांव। शाम के लगभग 6 बजे अचानक दूर से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। अरे ट्रेन आ रही है, ट्रेन! जल्दी सब लोग पटरी छोड़ दो, बच्चों को उठाओ, जल्दी करो। कुछ ही सेकंड में पूरी पटरी पर अफरा तफरी मच गई। कोई बच्चे को गोद में उठा रहा था, कोई बुजुर्ग का हाथ पकड़कर किनारे ले जा रहा था। सभी जैसे तैसे पटरी से हटकर एक संकरी सुरक्षित जगह खड़े हो गए। तेज रफ्तार ट्रेन गर्जना करती हुई उनके सामने से गुजर गई। हवा का तेज झोंका सबको हिलाकर रख दिया। ट्रेन निकलते ही वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भगवान, आज भी तूने हमारी जान बचा ली। अभी रात बाकी है, लेकिन उम्मीद भी बाकी है। जब तक हम सब साथ हैं, हार नहीं मानेंगे। रेलवे की पटरी पर बैठे 100 से ज्यादा गांव वाले आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए थे। नीचे उफनती बाढ़ थी, ऊपर काले बादल और बीच में उनकी सांसों से बंधी हुई जिंदगी।
रेलवे की ऊंची पटरी अब पूरे गांव के लगभग 100 लोगों का अस्थायी आश्रय बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। दूर दूर तक कोई सूखी जमीन नहीं थी। किसी के पास बिस्तर नहीं था, किसी के पास छत नहीं थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी पटरी पर दिन रात गुजारने को मजबूर थे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि अपना घर छोड़कर रेलवे की पटरी पर रहना पड़ेगा। अभी भगवान का शुक्र मनाओ कि हम सब जिंदा हैं। घर फिर बन जाएगा, लेकिन जान चली जाती तो कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे रात होने लगी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। तेज हवा चल रही थी। पटरी के पत्थर ठंडे और नुकीले थे। छोटे छोटे बच्चे करवट बदल रहे थे। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है। पत्थर बहुत गड़ रहे हैं, मैं कैसे सोऊं? मम्मी, घर चलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा सा सब्र कर ले बेटा। जैसे ही पानी कम होगा हम अपने घर लौट जाएंगे। श्वेता, अभी यही हमारी सबसे सुरक्षित जगह है। भगवान पर भरोसा रखें। बच्चों की तकलीफ देखकर बहुओं का दिल भर गया। किसी ने अपना आंचल पटरी पर बिछा दिया, किसी ने बोरी फैला दी, किसी ने अपना पुराना झोला खोलकर बच्चों के नीचे रख दिया ताकि पत्थर कम चुभे। मेरा दुपट्टा ले लो, इसे मोड़कर बच्चों के नीचे रख देते हैं। कम से कम इन्हें थोड़ी राहत तो मिलेगी। मेरे पास ये खाली बोरी है, इसे बिछा भी देते हैं। बच्चे पत्थरों पर नहीं सो पाएंगे। माँ जी, आप इस बोरी पर लेट जाइए, हम लोग नीचे बैठ जाएंगे। नहीं बहू, पहले बच्चों को सुलाओ, हम बूढ़े लोग थोड़ा कष्ट सह लेंगे। धीरे धीरे सभी लोग जैसे तैसे लेट गए। कोई सिर के नीचे गठरी रखकर सोया, कोई भीगे कपड़ों में ही आंखें बंद करने की कोशिश करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल बारिश की बूंदों और बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 2 बजे मिताली की आंख अचानक खुल गई। दूर अंधेरे में उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उठो उठो, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आ रही है, जल्दी उठो, बच्चों को उठाओ। मिताली की आवाज सुनते ही पूरी पटरी पर अफरा तफरी मच गई। जो गहरी नींद में थे वे भी घबराकर उठ बैठे। कोई अपने बच्चे को गोद में उठा रहा था, कोई बुजुर्ग का हाथ पकड़ रहा था। जल्दी, कोई पटरी पर मत रहना, सब लोग किनारे आ जाओ। सोनू, इधर आ बेटा, मेरा हाथ मत छोड़ना। श्वेता, जल्दी उठो, ट्रेन आ गई है। कुछ ही पलों में सभी लोग पटरी छोड़कर किनारे खड़े हो गए। तेज रफ्तार ट्रेन गर्जना करती हुई उनके सामने से निकल गई। हवा का तेज झोंका सभी को हिला कर रख गया। ट्रेन गुजरते ही सबने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस समय रहते मेरी आँख खुल गई। मिताली बहू, अगर तुम नहीं जागती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, शायद भगवान ने ही मुझे जगा दिया। ट्रेन निकलने के बाद सभी फिर से अपनी अपनी जगह लेट गए। लेकिन अब किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी के मन में एक ही डर था, पता नहीं अगली ट्रेन कब आ जाएगी। सुबह के लगभग 4 बजे फिर से दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फिर से ट्रेन आ रही है, सब लोग उठ जाओ। यही सबसे बड़ी मुसीबत है, यहाँ सो भी नहीं सकते और कहीं जा भी नहीं सकते। एक बार फिर सभी लोग पटरी छोड़कर किनारे खड़े हो गए। ट्रेन गुजरने के बाद सब थके हुए वापस बैठ गए। पूरी रात किसी को ठीक से आंख नहीं लगी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। रात भर जागने की वजह से सबके चेहरे थके हुए थे। तभी बच्चों को तेज भूख लगने लगी। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। माधुरी ने तुरंत अपनी गठरी खोली। उसने उसमें पहले से सुखा कर रखी हुई दाल, पोहा, गुड़ और थोड़ा सा सूखा सामान संभाल कर रखा था। बेटा, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पता नहीं अगली बार खाना कब मिलेगा। मम्मी, आपने तो सब बचा कर रखा था, इसी दिन के लिए तो संभाल कर रखा था। माधुरी ने सबसे पहले बच्चों को खिलाया, फिर बुजुर्गों के हाथ में भी थोड़ा थोड़ा गुड़ और पोहा दिया। बहू, अगर तुमने ये सामान पहले नहीं सुखाया होता तो आज हम सब भूखे रहते। माँ जी, उस दिन सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान यही दिन दिखाएंगे। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी अपना अपना सामान निकाला। किसी के पास बिस्किट का पैकेट था, किसी के पास नमकीन, किसी के पास चने और थोड़ा सा गुड़। मेरे पास आधा पैकेट बिस्कुट है, इसे बच्चों में बांट देते हैं। मेरे पास थोड़ा नमकीन बचा है, सब मिलकर खा लेते हैं। आज समझ में आया है कि मुश्किल समय में बांटकर खाने का स्वाद सबसे अलग होता है। दिन बीतते गए। रेलवे की पटरी पर ही गांव वालों की छोटी सी दुनिया बस गई। कोई बच्चों को संभालता, कोई बूढ़ों की सेवा करता, कोई दूर तक नजर रखता कि कहीं पानी कम हुआ या नहीं। लेकिन ट्रेन का डर हर पल बना रहता। दिन हो या रात, जैसे ही दूर से सीटी सुनाई देती, पूरा गांव एक साथ उठकर पटरी छोड़ देता। इसी बीच कई बार बाढ़ के तेज बहाव में लोग बहते हुए दिखाई देते। अरे उधर देखो, कोई आदमी बह रहा है, जल्दी रस्सी लाओ। भाई, रस्सी पकड़ लो, हिम्मत मत हारना। रस्सी पानी में फेंकी गई। बहते हुए आदमी ने किसी तरह रस्सी पकड़ ली। गांव वालों ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। मैं तो समझ चुका था कि मैं अब नहीं बचूंगा। अब तुम हमारे साथ हो, घबराओ मत। एक रात सभी लोग बेहद थके हुए थे। कई दिनों की जागने की वजह से इस बार गहरी नींद आ गई। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन का तेज हॉर्न सुनाई दिया। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर एक साथ सबकी आंख खुली। भागो, जल्दी भागो, ट्रेन आ गई।
बेटा जल्दी आंखें खोलो, जल्दी नीचे उतरना है। कुछ लोग अभी भी पटरी से पूरी तरह हट नहीं पाए थे कि ट्रेन चालक ने सामने लोगों की भीड़ देखकर जोरदार ब्रेक लगा दिया। तेज आवाज के साथ ट्रेन पटरी पर रुक गई। कुछ पल के लिए सभी की सांसें थम गई। ट्रेन चालक नीचे उतरा और गांव वालों के पास आया। आप लोग रेलवे की पटरी पर मत सोइए, हमें भी बहुत परेशानी होती है और आपकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर समय पर ट्रेन नहीं रुकती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। साहब, हम यहाँ शौक से नहीं बैठे हैं, हमारा पूरा गांव बाढ़ में डूब चुका है। हमारे पास रहने की दूसरी कोई जगह नहीं बची है। घर बह गया, खेत बह गए, अब इस पटरी के अलावा कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं है। साहब, जब तक पानी कम नहीं हो जाता हमें यहीं रहना पड़ेगा। हम हर ट्रेन आने पर हट जाया करेंगे। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, बस सावधान रहिए, बच्चों का खास ध्यान रखिए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई।